बेटा राजीव, मैं कह रही हूँ बहू पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमें पानी तक उससे पूछकर पीना पड़ेगा। चारों तरफ हमारी थू थू हो रही है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कालिंदी जी अपने बेटे राजीव से कहती है। राजीव बोला, माँ, ज्यादा पकड़ मजबूत करने का ही नतीजा है कि आज वो हमारी एक बात नहीं सुनती है। आप भूल रही हैं, पहले वो ऐसी नहीं थी। कहीं ना कहीं हमारी गलतियों का नतीजा है जो हम आज भुगत रहे हैं। वहीं खड़े राजीव के पिता मनोहर सिंह बोले, तो तू क्या चाहता है, हम तेरी बीवी से डरकर उसके गुलाम बनकर रहें? जब औरत ब्याह कर दूसरे घर जाती है तो जो ससुराल वाले कहते हैं वही तो उसे करना पड़ता है। और बहू के गहने जेवर क्या हमने लिए? अरे जब ससुराल पर बहू का हक है तो बहू की चीजों पर भी तो ससुराल वालों का हक होना चाहिए। क्यों भाग्यवान, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? कालिंदी जी बोली, नहीं जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये थोड़ा कड़क बन जाए तो मजाल है लक्ष्मी बहू की कि वो एक शब्द भी बोले, पर इसकी तो अब बहू के सामने चलती ही नहीं है। लक्ष्मी के अलावा और भी सदस्य हैं इस घर में, लेकिन उसके जैसा ढीठ मैंने आज तक नहीं देखा। घर के सभी सदस्य एक ही व्यक्ति की बात कर रहे थे और वो थी इस घर की बड़ी बहू लक्ष्मी। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। घर का दरवाजा खुला और सभी ने घर में प्रवेश किया तो सामने कुर्सी पर बैठकर लक्ष्मी खाना खा रही थी। अभी पहला निवाला उसने मुंह में लिया ही था कि सामने से कालिंदी जी अपना मुंह बनाते हुए बोली, यहाँ हमारे गले से पानी नहीं उतर रहा है। खाना पीना तो दूर की बात है और इसे देखो, आराम से कुर्सी पर बैठकर खाना खा रही है। क्या यही होते हैं घर की बहू के लक्षण? मनोहर सिंह बोले, इसीलिए मैं तुम्हें कहता था कि अच्छे भले बड़े घर की लड़की से हम अपने बेटे की शादी करते, पर ना जाने तुम कहां से भिखारियों के घर से इस लड़की को ले आई जिसे अपने अलावा कुछ सूझता ही नहीं। लक्ष्मी ने उन सबकी बातों को मानो अनसुना किया और अपने खाने पर ही फोकस कर रही थी। जब कालिंदी जी से रहा नहीं गया तो उसके सामने आकर आंख मुंह चमकाकर बोली, यहाँ कर्ज उतारने के चक्कर में मेरे और छोटी बहू के सारे गहने बिक गए। हमारी जान गले में अटकी है और इसे देखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। खाने में हलवा पूरी खा रही है जैसे इसके बाप ने कमाकर यहाँ छोड़ रखा हो। लक्ष्मी बैठे बैठे बोली, पहली बात ये कि मेरे बाप ने आप लोगों का कर्जा नहीं खाया है और खाना बनाती हूँ तो खाती हूँ। दूसरी बात ये कि इस घर में कौन सी खिचड़ी पक रही है मुझे कुछ पता नहीं। तीसरी बात, मेरी इच्छा, मुझे क्या खाना है और क्या नहीं ये मैं तय करूंगी। और रही बात आपके गहने बिकने की, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो आप लोगों के कर्म हैं जो लौटकर आपके सामने आ रहे हैं। जो बोओगे वही तो काटोगे। लक्ष्मी के इतना कहते ही कालिंदी जी भड़क उठी। वो गुस्से में जैसे ही कुछ बोलने को हुई, राजीव बोला, माँ, क्या फायदा बोलने से जब जानती हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप शांत हो जाओ। लक्ष्मी खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने चली गई। उसके बाद सीधे अपने कमरे में जाकर अपना फोन देखने लगी। इधर कालिंदी जी कहने लगी, इस औरत को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लगता है अपने दिन भूल गई है। इधर लक्ष्मी भी अपने आप से बातें करने लगी और कहने लगी, मैं कुछ नहीं भूली हूं, आज भी मुझे वो दिन याद है। लक्ष्मी पुरानी यादों में खो गई। एक रोज कालिंदी जी लक्ष्मी को खरी खोटी सुना रही थी। हमने तो पहले ही कहा था फालतू के कर्ज लेने की क्या जरूरत है, पर मेरी सुनता कौन है? रख दिए अपने गहने गिरवी, अब परेशान हो रही है। बड़ों की बात नहीं सुनने का यही नतीजा होता है। लक्ष्मी बोली, माँ जी, मैंने कब आपकी बात नहीं मानी, परंतु अगर आप उस वक्त मेरा साथ देती तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। कालिंदी जी बोली, ये क्या बात हुई, मैं तुम्हारे लिए क्यों कुछ करूं? लक्ष्मी चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। एक तो वैसे भी उसका पति राजीव घर पर नहीं था, उसका दिमाग खराब हो रहा था। ऊपर से घर बैठे लोग साथ देने की जगह बस छींटाकशी कर रहे थे। सब लक्ष्मी को बातें सुना रहे थे, पर उसका ध्यान दरवाजे की तरफ ही लगा हुआ था। वो परेशान भूखी प्यासी थी, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सबने खाना खाया और जूठे बर्तन वहीं छोड़ अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद राजीव घर में आता हुआ दिखा तो लक्ष्मी की जान में जान आई। राजीव के घर आते ही वो सीधा उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ राजीव, पैसों का बंदोबस्त हो पाया कि नहीं? बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, अब बोल भी दीजिए। राजीव की खामोशी देखकर लक्ष्मी को एहसास हो गया कि पैसों का बंदोबस्त शायद नहीं हो पाया है।
राजीव चुपचाप कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया तो लक्ष्मी को एहसास हुआ कि सुबह से राजीव भूखा प्यासा भटक रहा है और वो अपने सवाल लेकर खड़ी हो गई। यही सोचकर लक्ष्मी ने उसके पास जाकर कहा, कोई बात नहीं, पहले खाना खा लीजिए, फिर सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। राजीव उदास होकर बोला, मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और साहस करके बोली, हम दोनों मिलकर इस समस्या का भी कोई ना कोई समाधान ढूंढ लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, पहले खाना खा लीजिए। लक्ष्मी रसोई में गई तो सिंक में जूठे बर्तनों का ढेर जमा था। सबने अपने मन मुताबिक खाना लेकर खा लिया था और बहुत कम खाना बचा था। लक्ष्मी ने प्लेट निकाली और राजीव के लिए खाना लगाने लगी। खाना लगाते लगाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कितने प्यार से उसके पिता ने शादी में उसे गहने दिए थे। कुछ गहने तो उसकी माँ के थे जो उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी को दे दिए थे, ये कहकर कि ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। उन गहनों से लक्ष्मी की बहुत सी यादें जुड़ी थी। पिछले साल राजीव के बिजनेस में घाटा पड़ जाने के कारण लक्ष्मी को वो गहने गिरवी रखने पड़े थे राजीव के कहने पर, इस उम्मीद के साथ कि बिजनेस चल पड़ेगा तो ऐसे कितने गहने आ जाएंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सच कहते हैं लोग, सोचा हुआ कब हो पता नहीं। उल्टा वो पैसे भी डूब गए, क्योंकि इस बीच लक्ष्मी की ननद बबीता की शादी जो पक्की हो गई थी। कई बार लक्ष्मी सोचती थी कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो रही हैं, पर वो अपने मन को समझा लेती थी कि वो उसका बस वहम है। फिर जो पैसे बिजनेस के लिए बचाए थे वो ननद की शादी में खर्च हो गए। एक दो बार राजीव ने मना भी किया तो कालिंदी जी ने अच्छा खासा ड्रामा खड़ा कर दिया कि हर भाई अपनी बहन की शादी में बढ़ चढ़कर खर्च करता है, पर तुम लोग तो बस अपने बारे में ही सोचते हो, तभी तो वो पैसे अपने बिजनेस में लगा रहे हो। थक हार कर राजीव को अपने बिजनेस का पैसा बहन की शादी में देना ही पड़ा। एक दिन राजीव ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, नौबत यहाँ तक आ गई है कि ब्याज देने के पैसे तक मेरे पास नहीं है और बैंक से 2 बार उन लोगों का कॉल भी आ चुका है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। कालिंदी जी और अपने छोटे देवर दिलीप से लक्ष्मी ने जेवर देने से पहले मदद भी मांगी, पर उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर कि हमसे पूछकर कर्ज लिया था क्या? जब बिजनेस में फायदा होता था तब क्या सारे पैसे हमें देती थी जो अब हमसे मदद मांग रही हो? जबकि कालिंदी जी के दबाव में आकर ही लक्ष्मी ने अपने गहने गिरवी रखे थे और दिलीप का काम भी अच्छा खासा चल रहा था। वो चाहता तो अपने भाई की मदद कर सकता था। लक्ष्मी ने अपने आंसू पोंछे और जो भी बचा हुआ खाना था एक थाली में लगाकर राजीव के सामने परोस दिया। दूसरे कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। लक्ष्मी ने राजीव से कहा, आप खाना खाइए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गई। वहां जाकर उसने जो सुना वो सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। सास ससुर और अपने देवर दिलीप की बातें सुनकर उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। लक्ष्मी चुपचाप वहां से रोते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद कालिंदी जी खाने की टेबल पर आई और बोली, कहाँ घूम रहा था राजीव इतनी देर से? घर में तो तुम्हारे पैर टिकते ही नहीं हैं, बस खाने के लिए घर में आते हो। पता भी है कि बहन की शादी सिर पर है। राजीव बोला, माँ, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मैं कहीं घूम नहीं रहा था, बस आज कुछ दोस्तों से मिलने गया था कि शायद कुछ मदद मिल जाए, पर कोई बात नहीं बनी। पर माँ, मुझे तो लक्ष्मी के लिए बुरा लग रहा है। मेरी वजह से आज उसकी माँ की यादों का बक्सा उसके हाथों से फिसल रहा है। कालिंदी जी तंज कसते हुए बोली, अब हम क्या कर सकते हैं? उसने अपने पापा के इलाज के लिए कैसे अपनी एफडी दे दी थी, और जब बबीता की शादी के लिए पैसे देने की बारी आई तो कैसे गहनों पर कुंडली मार के बैठ गई थी। क्या फायदा हुआ अपने बाप के इलाज के लिए पैसे खर्च करके? आखिर उसके पापा तो मर ही गए ना, और पैसे भी डूब गए। वहीं खड़ा दिलीप बोला, हाँ माँ, सही कह रही हो आप। अगर भाई के बिजनेस में घाटा नहीं होता तो मजाल है कि भाभी अपने गहने देती। वो बात अलग है कि दीदी की शादी के लिए उन्होंने गहने नहीं दिए, पर पति की बदहाली में उन्हें वही गहने आखिर देने ही पड़े। अब गहने उनके थे तो जिम्मेदारी भी तो उनकी हुई। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? राजीव बोला, सही कहते हो तुम। एक पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। उसे तो लग रहा था कि गहने गिरवी रखे हैं, पर उस बेचारी को क्या पता कि उसके गहने तो कब के बिक चुके हैं। अगर वो अपनी एफडी बबीता की शादी के लिए दे देती
तो उसके गहने तो कम से कम बच ही जाते। और आप लोग भूल रहे हैं कि उन गहनों को गिरवी रख के मैं जो पैसे लाया था, वो पैसे तो माँ आप लोगों के लिए ही थे। हाँ, वो बात अलग है कि इसकी भनक लक्ष्मी को नहीं है। मैं भी थक गया हूँ ये अच्छे पति बनने का नाटक करते करते। अचानक से लक्ष्मी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सबके सामने आकर खड़ी हो गई। एक पल के लिए तो सबकी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर पहले लक्ष्मी की जिन आंखों में आंसू थे, अब उन्हीं आंखों से अंगारे बरस रहे थे। अभी तक तो उसे अफसोस हो रहा था कि उसके पति के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो उसकी मदद नहीं कर पा रही थी, पर अब उसे शर्म आ रही थी अपनी सोच पर। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और सबके सामने राजीव के गाल पर एक जोर का थप्पड़ रसीद कर दिया। लक्ष्मी बोली, आप अपने आप को मेरा पति कहते हैं, शर्म नहीं आती? मेरे अपनेपन और भरोसे का ये सिला दिया आपने, मेरी भावनाओं का इस तरह से अपमान किया। अरे तुम सब तो इंसान के रूप में लालची भेड़िए हो। औरों को तो छोड़ो, जब अपना पति ही धोखेबाज हो तो कोई किस पर भरोसा करे? क्या औरत के मान सम्मान का कोई मोल नहीं? कालिंदी जी बोली, बस कर बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? अभी इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी तुझे तो। बाप तो तुम्हारा अब इस दुनिया में रहा नहीं, और भाई भाभी कितने ही दिन तुम्हें अपने घर में रखेंगे। देखो तो इस कुलक्षणी को, अपने पति पर हाथ उठाती है। अरे नरक को भोगेगी। उस दिन लक्ष्मी अपने आपे में नहीं थी, मानो लक्ष्मी से कब उसने दुर्गा का रूप ले लिया। आज जब उसके भरोसे को उसके पति ने ही चकनाचूर कर दिया था, तो अब वो किसका लिहाज करती? वो गुस्से में कालिंदी जी की तरफ बढ़ी और बोली, चुप कर बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहू कहने की? अरे सास बहू का रिश्ता कैसा होता है जानती भी है तू? लक्ष्मी के मुंह से ऐसी भाषा सुनकर सब चौंक गए। राजीव सामने आया और बोला, ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? वो सास है तुम्हारी, मेरी माँ से सम्मान से बात करो। लक्ष्मी ने राजीव को पीछे धक्का देते हुए कहा, भाड़ में गया तुम्हारा मान सम्मान और तुम्हारा परिवार। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने मायके जाकर बैठूंगी? सोचना भी मत, मैं इसी घर में रहूंगी और तुम सबका जीना हराम कर दूंगी। तुम सबके सब लालची हो। गुस्से में लक्ष्मी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। राजीव दिलीप से बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें वो सारी बातें अभी करने की? क्या तुम्हें पता नहीं था वो घर में है? दिलीप बोला, अरे भैया मैंने तो बस बातें की, आपने तो पूरी की पूरी पोल ही खोल दी। अब? कालिंदी जी बोली, अब क्या? कुछ नहीं, मैं भी देखती हूँ कैसे रहती है ये मेरे घर में। अब तो इसका दाना पानी भी इस घर से खत्म कर दूंगी। रुक जा तू। जैसे ही कालिंदी जी लक्ष्मी के कमरे की तरफ बढ़ी, लक्ष्मी काली का रूप लेते हुए निकली और अपना पर्स टांगते हुए बोली, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, उसे फ्रॉड कहते हैं। और अगर मैंने कानूनी एक्शन लिया तो मैं साबित भी कर सकती हूँ कि ये फ्रॉड तुम लोगों ने किया है। आपने किसी बैंक से लोन नहीं लिया, तो आपके पास कोई पेपर भी नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई गंवार नहीं। मैं भी कानूनी दांव पेच खेलना जानती हूँ। इसके अलावा पूरे समाज में अगर मैंने आप लोगों की थू थू ना करवा दी तो मेरा नाम भी लक्ष्मी नहीं। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर लोग मुझे कुछ कहेंगे। और वैसे भी आप जैसे बेशर्मों के घर में अगर रहना है तो मुझे भी अब बेशर्म बनना ही पड़ेगा। आज तक अपने पिता के दिए संस्कारों की वजह से मैं चुप थी, पर अब तो वो भी नहीं है। और सासू माँ आप बस कहती हैं, पर मैं करके दिखाती हूँ। रुक जाओ, कल तक आप सबको चने ना चबवाए तो मेरा नाम भी लक्ष्मी नहीं। इतना कहते हुए वो घर से बाहर निकल गई। बाहर जाती हुई लक्ष्मी को देखकर दिलीप बोला, भैया आखिर भाभी जा कहाँ रही हैं? राजीव के साथ सभी लोग हैरान थे। लक्ष्मी वहां से सीधे पुलिस स्टेशन गई और अपनी आप बीती बताते हुए उसने थाने में लिखवाया कि अगर उसे कुछ भी होता है तो उसके लिए उसके पति के साथ साथ उसके ससुराल वाले जिम्मेदार होंगे। शाम के 7 बजे पुलिस स्टेशन से एक महिला पुलिसकर्मी और एक इंस्पेक्टर राजीव के घर पर आए और पूरे परिवार को चेतावनी देकर गए। वक्त बीता, आज भी लक्ष्मी इस घर में रहती है। पूरा परिवार एकजुट है, पर वो उस घर में बिल्कुल अकेली। अब वो किसी से डरती नहीं। वो पढ़ी लिखी थी तो उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया। कुछ महीने बाद उसे नौकरी भी मिल गई, तो अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही है। अब वो हर चीज करती है जो उसे पसंद है। पर कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं। जब तक पुलिस के डंडे नहीं पड़ते उनकी अक्ल ठिकाने नहीं आती है। कालिंदी जी और मनोहर सिंह आए दिन लक्ष्मी पर ताने कसते हैं। लक्ष्मी इतना ही कहती है, अगर अपना आखिरी वक्त जेल में बिताना चाहते हो तो कुछ करके दिखाओ।
और सबकी बोलती बंद हो जाती है। लक्ष्मी ने अपने मायके वालों को भी इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था। कुछ समय बाद सबको पता चला कि दिलीप ने अपनी कंपनी में घोटाला किया है, जिसके कारण उसे और उसके परिवार वालों को लाखों रुपए कंपनी को लौटाने का आदेश मिला, और अगर वो पैसे कंपनी को नहीं मिले तो दिलीप को जेल हो सकती थी, जिसके कारण आज पूरा परिवार परेशान था। दिलीप की पत्नी के सारे जेवर बिक गए। पूरा परिवार पैसा जुटाने में परेशान था, पर इन सब बातों से लक्ष्मी ने खुद को बिल्कुल दरकिनार कर लिया था, जिसके कारण सब घरवाले उससे नाराज थे। कुछ समय बाद लक्ष्मी के भाई को राजीव की सारी कारस्तानी का पता चला, तो वो लक्ष्मी से मिलने आया और बोला भी कि तुम्हें दिक्कत हो रही है तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। लेकिन लक्ष्मी ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी भाभी के स्वभाव को भी भली भांति जानती थी। लक्ष्मी का भाई बोला, मुझे डर लगता है कि तुम यहाँ सुरक्षित भी हो कि नहीं। लक्ष्मी मुस्कुराकर हमेशा की तरह बोली, आप डरिए मत, मैं सुरक्षित हूँ और अब मैं किसी से नहीं डरती। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अपने लिए जीना जानती हूँ। मैं चाहूँ तो अलग घर लेकर भी रह सकती हूँ, पर इन लोगों के सामने रहकर मैं इन लोगों को एहसास दिलाती हूँ कि इन लोगों ने जो गुनाह किया है उसके लिए इन्हें पल पल सजा मिलेगी, और जब तक ये लोग मेरे सारे जेवर लाकर मुझे वापस नहीं कर देते, मैं इन्हें ऐसे ही चने चबवाऊंगी। कुछ वक्त बाद चारों तरफ मनोहर सिंह के परिवार की थू-थू होने लगी। राजीव को कोई काम नहीं दे रहा था। दिलीप के ससुराल वाले अपनी बेटी को अपने साथ ले गए कि जिस घर में एक बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ तो दूसरी बेटी के साथ क्या न्याय होगा। उन लोगों ने भी मनोहर सिंह की फैमिली पर केस किया। बबीता के ससुराल वाले भी दिन रात उसे उसके मायके की वजह से ताने देते। जब चारों तरफ से परेशानियों ने राजीव के परिवार को घेर लिया तो आखिरकार मनोहर सिंह को अपने गांव की जमीन बेचकर लक्ष्मी के सारे जेवर और दहेज में मिला हुआ सब सामान व पैसा उसे वापस करना पड़ा। लक्ष्मी अपना सारा सामान लेकर एक अलग किराए के मकान में रहने के लिए निकल पड़ी और जाते जाते राजीव के परिवार से बोली, औरत को कभी कमजोर समझने की गलती मत करना। औरत अगर झुकती है तो सिर्फ अपने परिवार और रिश्तों को बचाने के लिए। एक औरत अपने पति के भरोसे से दूसरे परिवार में आती है, पर जब पति ही विश्वास का पात्र ना हो तो औरत को ऐसे सख्त कदम उठाने ही पड़ते हैं। इतना कहकर लक्ष्मी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी के नए सफर पर निकल गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।